Hello students, welcome to Cartography IS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and आपके लिए हम लोग एक नई सीरीज लेकर आए हैं जो आपने पिछली बार भी देखा होगा। मैंने आर्टिकल 370 एंड 35A पर डिस्कस किया था। बियॉन्ड द लिमिट्स नाम की एक सीरीज है। हम उसमें चर्चा करेंगे आज बुद्धिस्ट काउंसिल की, अर्थात जो बौद्ध धर्म में संगतियां हो रही थी, जो काउंसिल्स हो रही थी, हम आज उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल की। बुद्धिस्ट काउंसिल्स अर्थात बौद्ध संगतियां। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन ये बना कि बौद्ध संगतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, या टोटल कितनी बौद्ध संगतियां हैं आपके यहां पर। तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की है, अर्थात भगवान जो बुद्ध है ये संस्थापक हैं इस धर्म के। 28 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ा। 4 चीजें घर को छोड़ने से पहले इन्होंने देखी। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन देखा, उसके बाद एक सिक मैन, बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा एक डेड बॉडी देखा, और चौथा एक सन्यासी देखा। तो ये 4 चीजें देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। फिर आगे चलकर 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुजाता नाम की महिला ने इनको मध्य मार्ग की शिक्षा दी। इन्होंने अपने पूरे जीवन में मध्य मार्ग को अपनाया। उसका कहना यह था कि वीणा के तारों को इतना टाइट मत करो कि टूट जाए, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ना आए, अर्थात मध्य मार्ग, यानी कि ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीला। अब जब 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किए, और उपदेश देना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है इनके डिसिप्लिन बनेंगे, शिष्य बनेंगे, इनके फॉलोअर्स बनेंगे और इनको फॉलो करना शुरू करेंगे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हुई, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपने पाया होगा तो अभी तक भगवान बुद्ध को फॉलो किया जा रहा है उनके शिष्यों द्वारा। तो जब भी कोई वाद विवाद होगा तो उसमें अंतिम फैसला बुद्ध का होगा, और बुद्ध का जब अंतिम फैसला होगा तो वो सभी को मान्य होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि जब 80 साल की बुद्ध की मृत्यु हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गए वे, तो उसके बाद अब कैसी स्थिति आई, या उसके बाद आज से जो बौद्ध धर्म है वो कौन से रास्ते पर चले, वाद विवादों का निपटारा किस प्रकार हो। ये सभाएं या ये संगतियां, इनका उद्देश्य यह था। क्या था कि वाद विवादों का निपटारा किस प्रकार होगा, बौद्ध धर्म का नई रचनाएं किस प्रकार से आएंगी, तथा इसमें परिवर्तन अगर करना होगा तो किस प्रकार से यह परिवर्तनशील बना रहेगा। यहां पर क्योंकि मेरा क्राइटेरिया आज केवल बुद्धिस्ट काउंसिल पर है, इसलिए मैं आगे की पीछे की चर्चा नहीं करूंगा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई कैसे नहीं हुई, वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मोटा मोटा सा मुझे समझ में यह आया कि बुद्धिस्ट काउंसिल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पर जो प्रमुख थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाने के बाद अब या तो नए प्रमुख को चुनना या फिर वाद विवादों का निपटारा किस प्रकार से हो, इसका प्रमुख उद्देश्य यह रखा गया। यहां पर टोटल 4 बौद्ध काउंसिल हुई और चारों के उद्देश्य अलग अलग थे, कारण कुछ अलग अलग थे। तो क्योंकि बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्ध काउंसिल पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि वे 4 बौद्ध काउंसिल कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर।
ठीक है जी। सीरियल नंबर, उसके बाद ईयर, कौन से ईयर में हो रही है। उसके बाद जगह, स्थान, प्लेस, कौन से स्थान में हो रही है। इस बौद्ध काउंसिल का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन बना, इसकी चर्चा करेंगे। यहां पर किसके संरक्षण, यानी राजा कौन सा था, किसके संरक्षण में हुई है, या इसको रूलर कह दो, राजा कह दो। और अंततः परिणाम देखेंगे हम लोग, यानी इसके रिजल्ट क्या निकले। सबसे महत्वपूर्ण मेरे नजरिए में अगर जो कोई है तो वो है रिजल्ट। क्यों है? क्योंकि बच्चों किसी भी काउंसिल का, चाहे आप जैन काउंसिल पढ़ो, चाहे आप बौद्ध काउंसिल पढ़ो, चाहे कोई से भी धर्म की काउंसिल पढ़ो, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो काउंसिल बुलाई क्यों जा रही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, और उस काउंसिल हो जाने के बाद उसका रिजल्ट उस ऑब्जेक्ट के अनुसार आया या नहीं आया। अगर आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध काउंसिल ऑब्जेक्ट तो कुछ और रख रही थी लेकिन रिजल्ट कुछ और पा रही थी। तो यहां पर 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे रिजल्ट पर कि ये रिजल्ट आखिरकार क्या निकले। तो चलिए पहली बौद्ध काउंसिल हम चर्चा करते हैं, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल की। ये हुई बच्चों 383 बीसी, सॉरी 483 बीसी। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 बीसी, अर्थात जब बुद्ध की डेथ हो रही है उस टाइम पर प्रथम बौद्ध काउंसिल की यहां पर रचना की गई, ईसा पूर्व में। सीरियल नंबर आना था ये, तो ये फर्स्ट है। ये कब हुई? तो 483 बीसी में हुई। स्थान क्या रखा गया इसका? तो बच्चों इसका स्थान रखा गया, यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला राजा आएगा, सबसे बढ़िया क्षेत्र होगा मगध का, और मगध का एक प्रभावशाली राजा होगा जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार की 3 वाइफ थी, दूसरी वाइफ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। यहां पर अजातशत्रु के टाइम पर यह हो रही थी और इसने अपनी राजधानी में इसको करवाया था, जिसको राजगीर या राजगृह कह सकते हैं, मगध, बेसिकली बिहार। अध्यक्ष कौन बना इसका? तो यहां पर बौद्ध धर्म जब भी आप पढ़ोगे तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध क्या है? तो बुद्ध का जो जीवन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, संस्थापक है इस धर्म के। फिर आप लोगों को धम्म पढ़ना पड़ेगा। धम्म क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब तो शांति होता है, लेकिन यहां पर धम्म का अर्थ है शिक्षाएं, जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी हमको, वो धम्म है। और संघ क्या है? तो संघ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान है। यहां पर बेसिकली बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मोंक्स का निर्माण किया जाता है, साधुओं का निर्माण किया जाता है, जो अपने जीवन और चरित्र को अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं। तो संघ का जो पहला अध्यक्ष बना वही यहां पर फर्स्ट मीटिंग में भी अध्यक्ष बना, और उनका नाम था महाकश्यप। संरक्षण कौन सा राजा था यहां पर? तो मैंने आपको बताया अजातशत्रु। और ये किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। ठीक है जी। यहां पर आपको इतनी बातें तो पता चला कि प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 बीसी में हुई, जब बुद्ध की डेथ हुई, राजगीर, राजगृह जगह में हुई। महाकश्यप इसके अध्यक्ष बने, और राजा कौन था? तो अजातशत्रु था।
हर्यक वंश का राजा था। इसके पिता का नाम बिंबिसार था। इसी को आप पितृक हंता के नाम से भी जानते होंगे, अजातशत्रु को, क्योंकि ये पहला ऐसा राजा बना जो अपने पिता की मृत्यु का कारण बनता है। अब यहां पर रिजल्ट की बारी आती है। हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या निकल कर आया। तो यहां पर बच्चों ऐसा हुआ कि बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद को महाकश्यप ने यह कहा कि आनंद तुम ऐसा करो कि बुद्ध को तो मोक्ष प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप ऐसा करो, बुद्ध के बाद आप उनकी गद्दी को संभाल लो, अर्थात बुद्ध के उत्तराधिकारी आप बन जाओ। आनंद को ऐसा कहा गया, परंतु आनंद ने इस बात से मना कर दिया कि मैं बुद्ध का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते आप बुद्ध के उत्तराधिकारी? तो आनंद ने यहां पर इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि बुद्ध ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहिए। शायद उनको इसलिए ऐसा लगा होगा कि आज अगर आनंद यहां पर उत्तराधिकारी बन गया तो आगे चलकर आनंद का भी कोई शिष्य होगा जो उत्तराधिकारी बनेगा, फिर उसका कोई शिष्य होगा जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। इसका मतलब ये एक परंपरा बन जाएगी और किसी और को मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहां पर बुद्ध ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मेरे मर जाने के बाद, मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालांकि इनके लड़के की मृत्यु हो चुकी है बुद्ध के, राहुल जिनका नाम था। इसलिए अब यहां पर क्वेश्चन ये उठा कि अगर सपोज कीजिए मैं हिंदू धर्म को मानता हूं और मुझे बौद्ध धर्म पसंद आया तो मैं बौद्ध धर्म की ओर जाऊंगा, लेकिन जब मैं बौद्ध धर्म की ओर जाऊंगा तो मुझे उससे पहले बुद्ध के उपदेश सुनने पड़ते थे। अब बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे वो सब के सब ओरल बेस में दिए थे, यानी कि मौखिक रूप से दिए थे। और अगर मुझे बौद्ध धर्म को अपनाना है तो बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होना पड़ेगा। तो अब बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हो चली है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये बना कि मैं बुद्ध के उपदेश कहां से पढ़ूं, या मुझे बुद्ध के उपदेश कौन सुनाएगा? ठीक है, तो इसलिए यहां पर महाकश्यप ये कहने लगे कि आनंद तुम बुद्ध के सबसे ज्यादा नजदीक थे, इसलिए तुम एक पुस्तक का निर्माण करो जिसमें बुद्ध के उपदेश लिखे होंगे और उसका नाम रखा गया सुत्त पिटक। इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, ये पूरा मैं मिटा दूंगा एक स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम लोग सुत्त पिटक पे अलग से चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर सुत्त पिटक क्या है, तो किसने लिखी है? तो आनंद ने लिखी है। इसका राइटर कौन हो गया? आनंद हो गया। सही। यहां पर इसमें है क्या, तो आप लोग याद कीजिए कि अगर मुझे बौद्ध धर्म में जाना होगा तो मुझे क्या करना था बौद्ध धर्म में जाने के लिए? यहां पर मुझे बुद्ध के उपदेशों को सुनना था। आज से क्योंकि आनंद सबसे ज्यादा करीब रहा है बुद्ध के, इसलिए आनंद ने सुत्त पिटक नामक पुस्तक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन कर दिया। अर्थात जो भी उसने बुद्ध से उपदेश सुने थे और याद रहे होंगे लगभग थोड़े बहुत, वे सब किस में लिख दिए गए? सुत्त पिटक में। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, उसमें क्या है? इसमें बुद्ध के छोटे व बड़े उपदेशों का संकलन है। यानी यहाँ के बुद्ध के जो है छोटे और बड़े, लार्ज एंड स्मॉल, दोनों टाइप के जो उनके उपदेश हैं उनको कंपाइल्ड कर दिया गया है सुत्त पिटक नामक पुस्तक में। और वो किसने किया? तो आनंद ने किया। अगर आप इसमें देखोगे तो आनंद ने सुत्त पिटक नामक पुस्तक में इन छोटे बड़े उपदेशों को कंपाइल तो किया है, लेकिन अब क्वेश्चन ये बना कि पहले अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हो गया
तो वह वाद विवाद बुद्ध के पास जाता था और बुद्ध जो भी निर्णय लेंगे वही अंतिम होता था। हर कोई व्यक्ति उस वाद विवाद को मान लिया करता था। लेकिन अब बुद्ध यहाँ नहीं रहे हैं, तो वाद विवाद कैसे सुलझाया जाएगा? तो यहाँ पर एक दूसरी पुस्तक लिखी गई, इसका नाम है विनय पिटक। विनय पिटक किसने लिखी? तो उपाली ने लिखी है। और इसमें क्या है विनय पिटक में? तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहां पर नियम है इस धर्म के, साथ ही साथ में आचरण है, अर्थात यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की चर्चा की गई है कि आपको इस धर्म में रहते रहते क्या करना है, तथा आपका दैनिक आचरण अर्थात आपका दैनिक व्यवहार कैसा होना चाहिए दूसरे के प्रति। यहां पर सुत्त पिटक और विनय पिटक में इन दो बातों का वर्णन किया गया है। तो मैं मोटा मोटा सा परिणाम देखकर ये कह सकता हूं कि जो पहली बौद्ध काउंसिल हुई है, उस पहली बौद्ध काउंसिल में जो अभी तक बौद्ध धर्म मौखिक रूप से चल रहा था, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल होने के बाद उसका परिणाम यह निकला कि बौद्ध धर्म आज से मौखिक रूप में नहीं बल्कि आज से लिखित रूप में आपके सामने स्पष्ट हो गया है। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि यहां पर लिखित रूप में सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों आ गए हैं। सही। अगली बौद्ध काउंसिल देखिए, हालांकि हम चर्चा करेंगे अभी सुत्त पिटक और विनय पिटक पर भी, लेकिन आप लोग पहले काउंसिल देख लीजिए। सेकंड बौद्ध काउंसिल देखिए। सेकंड बौद्ध काउंसिल इसके 100 साल बाद हुई, गैप रहा 100 साल का। अब बीसी में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है घटाएंगे। ये हुई बच्चों 383 बीसी में। यहां पर इसका स्थान क्या है तो आप लोगों को पता भी होगा शायद कुछ बच्चों को। तो यहां पर इसका स्थान है वैशाली। वैशाली, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजगीर में भी कहां पर हुई थी, तो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, वैशाली में कहां हुई थी तो आप लोगों को पता भी होगा, वैशाली बिहार में पड़ रहा है क्योंकि सब राजा जो है लगभग मगध के ही हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाकर इसमें काउंसलिंग करवा रहे हैं। यहां पर अध्यक्ष कौन बना तो अध्यक्ष इसका बनता है सबकामी। और किस राजा के संरक्षण में हुई है तो सेकंड बौद्ध काउंसिल जो हुई है बच्चों, वो हुई है काला अशोक के टाइम पर। ये कौन से वंश का था तो शिशुनाग। हर्यक के बाद अगला ही मगध में आएगा शिशुनाग वंश। ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा कि ये सब कुछ आपका थ्योरेटिकल बेस है, परंतु समझने वाली चीज यह है कि इसका परिणाम क्या निकलता है। यहां पर अगर देखा जाए तो इसका परिणाम यह निकला, ये जो काउंसिल बुलाई गई थी बेसिकली 10 वाद विवादों पर थी। एक विचारधारा इन वाद विवादों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी, एक नहीं थी। एक इनमें से प्रमुख वाद विवाद यह था कि बुद्ध ने, ऐसा कहा गया है कि बुद्ध ने मांस को हाथ लगाया था। ऐसा कहा जाता है बच्चों, कुछ इनके साहित्य में 2 तरह के साहित्य है दरअसल, इसमें 2 तरह के लिटरेचर्स हैं इसमें। पहला, बुद्ध जब 80 साल के हुए तो एक बार पावापुरी में गए, तो वहां पर इनका एक शिष्य था पावापुरी में, चंद या चांद नाम का।
अब उस चंद या चांद नाम के शिष्य ने इनको शुकर मीट अर्थात सूअर का मांस परोस दिया खाने में। बुद्ध ने इनकार भी किया, परंतु अपने शिष्य के जिद के चलते इन्होंने भोजन ग्रहण किया। इन्होंने भोजन ग्रहण किया तो इनका पेट वेट खराब हुआ होगा, तो ये पावापुरी को छोड़कर कुशीनगर आए और कुशीनगर में आकर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। वहां पर इनको एक्सेस में वोमिट हुआ अर्थात डिहाइड्रेशन, क्योंकि वोमिट होगा तो पानी बाहर आएगा शरीर का, तो डिहाइड्रेशन हुआ इनको, तो डिहाइड्रेशन की वजह से ये मोक्ष को प्राप्त कर गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो यहां पर अब कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि बुद्ध ने भी सूकर मीट खाया था तो हम भी मीट खा सकते हैं क्या? कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि बुद्ध ने तो शिष्य के प्रेम के वशीभूत होकर उनको खाना पड़ा था, इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे। इसका मतलब मोटा मोटा सा मैं बताऊं तो यहां पर दो विचारधाराएं अलग अलग परिवर्तित या टूट गई। यहां पर एक विचारधारा कह रही थी कि हम लोग शुकर मीट खाएंगे, कह रही थी कि नहीं खाएंगे। तो इसलिए ऐसे ऐसे 10 वाद विवाद थे जिसके कारण ये सभा हुई, और अंततः यहां पर क्या निकला, जो 10 वाद विवाद थे इसमें एट लास्ट ये निकला कि ये दोनों विचारधाराएं, जो मीट खाना चाहती है और जो नहीं खाना चाहती है, उनको दो हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। कौन कौन से थे में दो हिस्से? तो यहां पर बौद्ध धर्म को दो हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। पहला स्थिरवादी और दूसरा महासांघिक। यहां पर बौद्ध धर्म आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, पहला स्थिरवादी में और दूसरा महासांघिक में। ठीक है जी। अब स्थिरवादी का क्या अर्थ होता है? अगर आप स्थिरवादी का अर्थ देखोगे तो ये बेसिकली पाली भाषा में थेरवाद से बना है। ठीक है, किससे बना है? थेरवाद। ये थेरवाद जो शब्द है ये पाली भाषा का शब्द है बच्चों। इस थेरवाद का अर्थ क्या होता है? जो पूर्व के आचार्य हैं उनकी शिक्षा। अब ये क्या है? तो यहां पर जो स्थिरविदीन है ये थेरवाद से बना है पाली भाषा के, और पाली भाषा में थेरवाद का अर्थ होता है पूर्व के आचार्यों की शिक्षा। पूर्व मतलब ईस्ट और वेस्ट नहीं बता रहा मैं, ठीक है। पूर्व का मतलब है यहां पर कि जो पुराने आचार्य हैं, जो टीचर हैं पुराने, उन्होंने जो हमको एजुकेशन दी है उस पर विश्वास रखना। ठीक है। और यहां पर बुद्ध जो हैं वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, साथ ही साथ में हिंसा के खिलाफ हैं। इसलिए स्थिरवादी जो है वो पूरी तरह हिंसा के खिलाफ हो गया और उसमें मांस खाना नहीं आएगा। लेकिन यहां पर महासांघिक जो है ये परिवर्तित हो गए, यानी जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि महासांघिक क्या हो गए, तो यहां पर महासांघिक चेंज हो गए और स्थिरवादी नो चेंज, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। अब आप लोग सभी जानते होंगे कि बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल जो है वो तिब्बत है। तिब्बत में अधिकतम जो जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म को मानती है। अगर मैं तिब्बत की प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देखूं तो तिब्बतियन लोग ये मानते हैं कि महाकात्यायन ने थेरवाद की स्थापना की और महाकश्यप ने महासांघिक की स्थापना की। ठीक है। ऐसा कौन मानता है? तो ऐसा माना जाता है तिब्बतियन के अनुसार। तिब्बती लिटरेचर के अनुसार अगर मैं देखूं तो यहां पर महाकात्यायन ने थेरवाद की स्थापना की।
थेरवाद। और साथ ही साथ में महासांगिक की स्थापना कौन कर रहा है? तो महाकश्यप। ऐसा बच्चों बौद्ध लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि जो तिब्बतियन लोगों ने लिटरेचर लिखी है उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है। सही। तो यहां पर पहली काउंसिल में आपने देखा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, और दूसरी काउंसिल में आपने देखा कि 10 वाद विवादों को लेकर ऊपर ये यहां पर सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म 2 ब्रांचेस में स्थिरविदन और महासांगिक में टूटा। ये थेरवाद से बना और थेरवाद की रचना महाकच्चायन ने की है। इसका अर्थ है पूर्व के आचार्यों की शिक्षा को एज इट इज ग्रहण कर लेना, कोई भी चेंज नहीं करना उसमें। लेकिन महासांगिक में कुछ परिवर्तन हो गए। ठीक है, यहां पर ऐसा कहा गया था तिब्बतियन लिटरेचर में। तो आप लोग ये 2 फटाफट से देखिए, फिर हम लोग तीसरी पर चलते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड इरेज करूंगा। तीसरी हम लोग शुरुआत से देखेंगे। चलिए बच्चों, यहां पर मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जो भी लेना था वो ले लिया होगा। अब मैं इरेज कर देता हूं इसको, क्योंकि यहां पर थर्ड बौद्ध काउंसिल देखने का टाइम आ गया है। सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा हमारा पढ़ने का, यानी मैं आप लोगों को सीरियल नंबर, टाइम, प्लेस, किंग कौन था, प्रेसिडेंट कौन बना और रिजल्ट क्या निकला, ये बताऊंगा। चलिए देखिए, थर्ड बौद्ध काउंसिल देखते हैं। थर्ड बौद्ध काउंसिल देखा जाए तो पहली बौद्ध काउंसिल कब हो रही है? तो 483 बीसी में हो रही है। दूसरी कब हो रही है? तो 383 बीसी में हो रही है, उसके 100 साल बाद। और यहां पर ये थर्ड बौद्ध काउंसिल हुई 250 बीसी के आसपास। 247 में मिलता है कहीं कहीं पे, लेकिन ज्यादातर 250 बीसी को सही माना जाता है। स्थान क्या निकला इसका? तो पाटलिपुत्र जो इस समय का पटना है, मगध में ही यहां पर इसका स्थान था। पाटलिपुत्र में भी कहा? तो अशोकाराम विहार में। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने इसके? तो इसके अध्यक्ष बने थे बच्चों मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने। संरक्षण कौन से राजा का था? तो बड़ा महान राजा था अशोक। कौन से वंश का था? तो मौर्य वंश का राजा था ये। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें रिजल्ट क्या निकला? तो मैं आपको इससे पहले बच्चों 2 बुकें पढ़ा कर आया था। एक का नाम था सुत्त पिटक और एक का नाम था विनय पिटक। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक दूसरी पुस्तक की रचना की गई, तीसरी भले ही मैं कहूंगा, थर्ड नंबर है, जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की यहां पर रचना की गई। और ये है क्या अभिधम्म पिटक? अभिधम्म पिटक में बच्चों कुछ इसमें अंतिम भागों को जोड़ दिया गया, जैसे मनोविज्ञान या तत्व शास्त्र को इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर ये किस बात के लिए है ये पुस्तक? तो ये मनोविज्ञान के लिए है और तत्व शास्त्र इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी थोड़ी अटपटी टाइप की, जैसे आत्मा के बारे में चर्चा की गई है यहां पर इस पुस्तक में।
तो इस पुस्तक में मैं ओवरऑल भी ये भी कह सकता हूं कि इसमें रहस्य की बातें भी हैं। यह अभिधम पिटक बनता है। देखिए, कोई भी रिलीजन हो अंतिम क्षणों में रहस्य की बातों की ओर खिसकता है। आप चाहे इस्लाम ले लीजिए, हिंदू ले लीजिए, क्रिश्चियन ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, अंतिम क्षणों में हमेशा रहस्य की बातों की ओर खिसकता है। तो इसमें भी मनोविज्ञान, तत्वशास्त्र तथा रहस्य की बातें इसमें की गई है। अभिधम पिटक का कोई एक प्रमुख राइटर नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अभिधम पिटक जिन राइटर्स के द्वारा लिखी गई है उनका अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तिस था। ठीक है जी, यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये तीसरी बौद्ध काउंसिल बनी और ये तीसरी बौद्ध काउंसिल में अभिधम पिटक को लिखा गया। आप लोगों ने पाया अभी तक कि हमारे यहां पर बौद्ध धर्म में 3 बौद्ध काउंसिल हो चुकी हैं। उनमें से पहला सुत्त पिटक लिखा गया, दूसरा विनय पिटक पुस्तक लिखी गई और तीसरा अभिधम पिटक। ये जो मैं बार बार पिटक लगा रहा हूं शब्द, इसका अर्थ होता है टोकरी, ज्ञान से भरी टोकरी। अब ये 3 टोकरियां आपको मिल गई, यानी कि 3 पिटक मिल गए आपको, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा, तो त्रिपिटक बन जाएगा। ठीक है, यहीं पर ये ऐसा हुआ। यहां पर सुत्त पिटक, प्लस विनय पिटक प्लस अभिधम पिटक को आपस में कंपाइल्ड कर दिया गया। और कंपाइल्ड करके इन्होंने क्या बनाया, तो आपस में कंपाइल्ड करके यहां पर बौद्ध धर्मों का प्रमुख ग्रंथ बना दिया गया, जिसका नाम पड़ा त्रिपिटक। सुत्त पिटक प्लस विनय पिटक प्लस अभिधम पिटक को अगर आपस में कंपाइल्ड कर दिया तो बौद्ध धर्मों का प्रमुख ग्रंथ बना है, जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रि मतलब होता है 3, पिटक मतलब ज्ञान की टोकरियां। तो 3 ज्ञान की टोकरियां आपके सामने हैं। इनमें पहले का नाम है सुत्त पिटक, दूसरे का नाम है विनय पिटक और तीसरी का नाम है अभिधम पिटक। ठीक है, यहां पर 3rd बौद्ध काउंसिल में ये सब हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं 4th बौद्ध काउंसिल। ये रही बच्चों 4th बौद्ध काउंसिल। इसका टाइम देखें तो ये 98 एडी या 99 एडी में मानी जाती है। इसका कोई प्रमुख निश्चित समय नहीं है, इसलिए मैं लिखता हूं इसको ये 1st सेंचुरी में हुई है और 1st सेंचुरी के लगभग आखिरी में, प्रथम शताब्दी में हुई है। स्थान क्या था, तो कश्मीर था स्थान, और कश्मीर में भी क्या, तो कुंडल वन, बड़े फेमस। अध्यक्ष कौन बने, तो यहां पर वसुमित्र और अश्वघोष, ये अध्यक्ष बने वसुमित्र और ये उपाध्यक्ष बने अश्वघोष। ठीक है जी। संरक्षण कौन से काल का राजा था, तो कनिष्क था। याद कीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण राजा आप लोगों के लिए कनिष्क, कुषाण वंश का राजा था। अब यहां पर जो 4th बौद्ध काउंसिल हो रही है उसमें भी कुछ वाद विवाद हो गया। उसमें क्या वाद विवाद हुआ, तो यहां पर वाद विवाद होने के बाद कुछ लोगों ने यह कहा कि जो भगवान बुद्ध है वो हमारे लिए भगवान के समान है, अर्थात हम उन्हें भगवान की संज्ञा देंगे। और कुछ लोगों ने कहा कि वे हमारे परम गुरु हैं और गुरु भगवान नहीं होते, इसलिए हम उनको परम गुरु की संज्ञा देंगे। अब क्वेश्चन ये बना कि बुद्ध क्या कहते थे अपने आप को, तो बुद्ध ने कहा था कि मैं एक शिक्षक हूं जो आपको सिखाने आया हूं कुछ, मैं भगवान नहीं हूं।
तो यहां पर बौद्ध धर्म में फिर से दो ब्रांचेस का टकराव हुआ और बौद्ध धर्म फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक का नाम हीनयान रखा गया और एक का नाम महायान रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो स्थिरवादी यानी पूर्व के आचार्यों की शिक्षा मानने वाले थेरवाद जो थे वो हीनयान में परिवर्तित हो गए, जो महासांगिक थे जो परिवर्तित हो गए थे वे महायान में परिवर्तित हो गए। ठीक है जी। तो महासांगिक से रिश्ता माना जाता है महायान का, तथा थेरवाद या स्थिरवादी से रिश्ता माना जाता है हीनयान का। ठीक है, ये थे आपके 4 बौद्ध काउंसिल। यहां पर 4 बौद्ध काउंसिल हुई है, जिनमें से मैंने आप लोगों को बताया कि कहां हुई, कब हुई, किसके संरक्षण में हुई, और साथ ही साथ में रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, अब मैं जो इन्हीं रिजल्ट से कुछ और चर्चाएं निकलती हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए कि सुनिए किस प्रकार की चर्चाएं हैं। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि 3 पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है, मैंने आप लोगों को दोनों को बताया कि इसमें नियम है और साथ में दैनिक आचरण भी है। सुत्त पिटक और जानने वाली बात है थोड़ा सा। सुत्त पिटक में क्या है सुनिए। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में बच्चों बुद्ध के दीर्घ और लघु यानी कि शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में उपदेश है, स्पीच है। यहां पर सुत्त पिटक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये जो डिवीजन आपको 5 भागों में मिलता है इन्हीं को निकाय कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? निकाय। ठीक है जी। तो यहां पर सबसे पहला निकाय है आपका, आप लोगों ने पाया भी होगा कि जिसमें बड़े उपदेश होते हैं उसको दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला निकाय है दीर्घ निकाय। इस दीर्घ नाम से समझ में आ रहा होगा क्या होगा यहां पर। तो यहां पर बच्चों बुद्ध के बड़े उपदेश हैं। उपदेशों का संकलन। साथ ही साथ में यहां पर वे घटनाएं हैं जिनसे प्रेरित होकर बुद्ध ने उपदेश दिए। प्रेरणादायक घटनाएं। ठीक है, तो सबसे पहला निकाय है दीर्घ निकाय। इसमें बड़े उपदेश हैं बुद्ध के, तथा साथ ही साथ में वे घटनाएं हैं जिनसे प्रेरित होकर बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, प्रवचन दिए हैं। ठीक है, अगला है मंजिम निकाय। मंजिम निकाय मतलब मंझले से बना होगा, अर्थात इसमें बुद्ध के छोटे उपदेश हैं। छोटे उपदेशों का संकलन, ये हुआ मंजिम निकाय। उसके बाद है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में क्या है, तो इसमें बच्चों सिद्धांतों का वर्णन है।
यानी आपके लिए जो ड्यूटीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन सब का वर्णन संयुक्त निकाय में मिलता है कि बौद्ध धर्म के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये संयुक्त निकाय में हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अगला है अगंतुर निकाय। क्या है इसमें अगंतुर निकाय में? तो इस निकाय में 200 कथनों का संग्रह है। यानी जो बुद्ध ने जो कथन कहे हैं उनमें से टोटल 200 कथन है, जिसमें अगंतुर निकाय में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, हालांकि 11 खंडों में है, लेकिन हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। सही, ये छोटे छोटे कथन हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं हैं। आगे क्या है इसमें? आगे है खदक्कुर निकाय। ये अंतिम निकाय है, 5वां। इसमें गद्य और पद्य को इसमें आपस में जोड़ दिया गया। गद्य प्लस पद्य। हिंदी में आप लोगों ने पाया होगा कि गद्य होता है स्टोरी और पद होता है पोयम बेस, है ना, जिसमें पोयम्स ही कही जाती हैं। तो यहां पर खदक्कुर निकाय को अगर देखा जाए तो गद्य और पद्यों पर किया गया अलग कार्य से जोड़ा गया है। ये 15 पुस्तकों का एक संग्रह है बच्चों। बेसिकली 15 पुस्तकों को आपस में एक साथ जोड़ा गया था। अगर आपको बौद्धवाद को समझना है तो इसको पढ़ना अवश्य हो जाता है। ठीक है, इन सब की रचनाएं जो की गई थी वो सब की सब पाली भाषा में की गई हैं। तो अतः जो बौद्ध धर्म में पहली बार यहाँ पर रिचुअल्स आए या फिर पहली बार यहाँ पर लिखित रूप में जो पुस्तकें आई, उनकी रचना कौन सी भाषा में मिलती है, तो वो सारी रचना पाली भाषा में आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि एक मैं महायान और हीनयान भी पढ़ाऊंगा। महायान और हीनयान 2 हिस्सों में तोड़ा, तो कौन सी बौद्ध काउंसिल में तोड़ा गया? 4th बौद्ध काउंसिल में। महायान और हीनयान। महायान में क्या है? तो यहां पर बुद्ध को भगवान के स्वरूप में देखा गया है। बुद्ध को भगवान माना गया। हीनयान में क्या है? तो बुद्ध को गुरु के स्वरूप में देखा गया है, गुरु माना गया। दोनों में विशेष अंतर है। यहां पर मूर्ति पूजा को एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन यहां पर मूर्ति पूजा को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। यहां पर मूर्ति पूजा नहीं होगी। ठीक है, आइडल वर्शिप महायान में होगी, परंतु हीनयान में आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा नहीं होगी। ठीक है, इनके साथ साथ एक वज्रयान भी आया, जिसको तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। अब ये था वज्रयान। जैसे हीनयान महायान है, वैसे ही वज्रयान भी है। और ये वज्रयान को हम लोग दूसरी भाषा में तांत्रिक बौद्ध धर्म बोलते हैं। ये क्या है? तो वज्रयान तांत्रिक बौद्ध धर्म अगर देखा जाए तो यहां पर बच्चों ये ब्राह्मणों के रिचुअल्स और कुछ बौद्ध धर्म के साधुओं की मिली जुली एक गाथा है। ये जब आपस में मिल रहे हैं तो यहां पर वज्रयान का उद्भव हो रहा है। ठीक है,
इनकी उत्पत्ति बौद्ध दर्शन और ब्राह्मणवादी विचारों से मिलजुल कर हुई है। सही, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो ब्राह्मण है तो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा हो गई और ये बौद्धवादी विचारधारा। तो अगर इन दोनों को मिला देंगे हम लोग तो क्या बनेगा, वज्रयान बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 4 काउंसिल थी, इन 4 काउंसिल से इस प्रकार के परिणाम बाहर आए जो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे होप सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तथा आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा और बियॉन्ड द लिमिट्स नाम की सीरीज में ही मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। बहुत बढ़िया से चल रही है ये सीरीज। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।